वेलकम बैक एवरीवन। आर की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। 12 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर, ठीक है। राजकोषीय नीति का प्रबंधन करना, शेयर बाजार को विनियमित करना, करेंसी नोट जारी करना, निर्यात को बढ़ावा देना। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो हो जाएगा करेंसी नोट को बढ़ावा देना। शेयर बाजार को विनियमित करता है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का प्रबंधन ये सरकार का काम है, और निर्यात को बढ़ावा देना भी सरकार का ही काम है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। प्राथमिक कार्य देश में करेंसी नोट एवं सिक्के जारी करने के साथ उन्हें प्रबंधित भी करना। भारत में राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय करता है। राजकोषीय नीति जो है वो सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली एक नीति है जिसका मकसद अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना होता है। शेयर बाजार को विनियमित करना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का काम है, इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंकों के कामकाज की देखरेख और पर्यवेक्षण कौन सी नियामक संस्था करती है। वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से, यही सारे, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई। इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक नियामक प्राधिकरण है जो भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज की देखरेख और विनियमन करता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना या कृषि उत्पादकता में वृद्धि, सभी परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, या सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना तो एनपीसीआई 2016 में यूपीआई लेकर आया, ठीक है। सभी परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन योजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी परिवारों को बचत और जमा खातों सहित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है। भारत में लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है। 100 करोड़ रुपए, 200, 500 या 50 करोड़ रुपए। भारत में लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है। देखिए, भारत में लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 200 करोड़ रुपए है। भारत में लघु वित्त बैंक छोटे व्यवसाय मालिकों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों एवं असंगठित क्षेत्र सहित आबादी के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं तथा ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित बैंकों की एक श्रेणी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यह एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र की राय में मतभेद को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। किसकी है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बताइए, नरसिम्हा राव या विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था
या इंग्लिश में द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि देवनागरी में लिखी है, एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई और 1934 में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने योजना सुझाव का सामान्य विवरण प्रदान किया। राज्य नियोजन पर उनके सिद्धांतों ने 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजस्व को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी अभ्यास के साथ कृषि से उद्योगों में श्रम का स्थानांतरण और औद्योगिकरण पर जोर दिया। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? 1995 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है वो वर्ष 1995 में व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते यानी गाट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। और यह वैश्वीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के लिए एक अग्रदूत संगठन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने हेतु पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। बिल्कुल, ये करेक्ट हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 1966। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। राज्यों को अतिरिक्त विकास जिम्मेदारियां सौंपी गई। उदाहरण के लिए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाया गया। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने हेतु पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, इस योजना की जो लक्ष्य वृद्धि थी वो 5.6% थी और वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही हासिल हुई। भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई के योजना अवकाश के प्राथमिक कारण थे। ये योजना अवकाश के प्राथमिक कारण थे। ठीक है, तो पहला वाला भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कौन सा था? यानी रीजनल रूरल बैंक। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथमा बैंक। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक, इन बैंकों की स्थापना पहली बार 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित आदेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था। ये बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित या प्रायोजित किए गए थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है। देखिए, ये जो बैंक हैं वो वित्तीय संस्थान है जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। इनके काम क्या क्या हैं? ग्राहकों की बचत को सुरक्षा प्रदान करना, साख बनाना और धन की आपूर्ति बढ़ाना, वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रोत्साहित करना, जनता की बचत को एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। PDS से रिलेटेड प्रश्न है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो बी करेक्ट हो गया। यह सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न वितरण के माध्यम से खाद्य कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई। इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभाली है। अगला प्रश्न RBI से है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा इनमें सही होगा?
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली को नियंत्रित करने वाला देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। पहला वाला करेक्ट है। इसे मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी सरकार का काम है, वित्त मंत्रालय का। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का काम है। ठीक है, यानी राजकोषीय नीति सरकार का और मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक का। 1 रुपए के नोट और सिक्के जो होते हैं 1 रुपए के, उनको छोड़कर सभी नोट 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, वो सारे के सारे आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, जबकि इसे आरबीआई द्वारा प्रसारित किया जाता है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली नामक प्रणाली के तहत मुद्रा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भुगतान बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भुगतान बैंक यानी जो पेमेंट्स बैंक होते हैं, ये केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं। ये 1 लाख रुपए तक की मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। ये एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। इन्हें ऋण देने की अनुमति है। जब ये एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते तो ऋण देने की अनुमति इनको नहीं है। गलत है यहाँ पर डी। पहला ए बी सी सही है, डी गलत है। देखिए, भुगतान बैंक यानी पेमेंट्स बैंक, यह किसी भी अन्य बैंक की तरह है, लेकिन बिना किसी क्रेडिट जोखिम के छोटे पैमाने पर काम करते हैं। 1 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, प्रेषण सेवाएं, मोबाइल भुगतान या स्थानांतरण या खरीदारी, और एटीएम या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एवं तृतीय पक्ष वित्त स्थानांतरण जैसी अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ये पैसे उधार नहीं दे सकते। ठीक है, या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, ये केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इन्हें ऋण देने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो डी हो गया गलत। क्रेडिट कार्ड भी तो एक तरह का ऋण है। मान लीजिए 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास 10,000 का क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मतलब वो लिमिट उसकी, तो वो लोन ही तो हो गया एक तरह से। किसी के पास 10,000 का क्रेडिट कार्ड है, तो 10,000 क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या हो गया, 10,000 का ऋण हो गया, तो नहीं जारी कर सकते, ओनली डेबिट कार्ड। और ये एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। डॉक्टर नचिकेत मौर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भुगतान बैंक यानी पेमेंट्स बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर जो 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास आरक्षित नहीं होते। एसएलआर के कम होने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, यह जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, स्वर्ण या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। ठीक है, स्वयं के पास ही। और सीआरआर, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। एसएलआर मूल रूप से आरक्षित आवश्यकता है जिसे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है। वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास आरक्षित नहीं है, बल्कि स्वयं बैंकों के पास आरक्षित हैं। यही अंतर है सीआरआर और एसएलआर में, याद रखिएगा। सीआरआर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करती हैं और एसएलआर स्वयं के पास ही जमा करती हैं।
SLR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है, तय इसको RBI करती है। सरकार जो है मुद्रास्फीति और तरलता को विनियमित करने के लिए SLR का उपयोग करती है। SLR बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, जबकि इसे कम करने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला जो कथन है वो ट्रेजडी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक वचन पत्र है। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक सुरक्षा होती है जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 30 दिन तक होती है। जमा प्रमाण पत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। देखिए, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक सुरक्षा होती है जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन तक होती है, न कि 30 दिन तक, इसलिए गलत है। अब जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर केवल 1 और 3 ए है। देखिए, यह सरकार की अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक वचन पत्र है, ट्रेजडी बिल। पहला सही है। ट्रेजडी बिल अत्यधिक तरल साधन है। वे लगभग बिना किसी बाजार जोखिम के अल्पकालिक निवेश के अवसर प्रदान करते हैं। ट्रेजडी बिल की परिपक्वता अवधि आमतौर पर 1 वर्ष तक होती है, न कि 30 दिनों तक। वाणिज्यिक पत्र यह एक अल्पकालिक सुरक्षा है जिसकी परिपक्वता अवधि 7 से 365 दिन तक होती है, तो दूसरा वाला गलत है। बाकी जो तीसरा वाला स्टेटमेंट था वो सही है। इन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है और वित्तीय संस्थान जिन्हें RBI द्वारा निर्धारित शर्त सीमा के भीतर अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्य 1 शून्य भुखमरी, 2 में गरीबी का अंत, 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता, 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ये 17 हैं। 17 के 17 में क्या है आपको याद रखना है। शुरू के खासकर 6, 7, 5, 6 तो याद ही रखना है। सतत विकास लक्ष्य या इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या शॉर्ट में SDG लक्ष्य 1 में गरीबी का अंत है, ठीक है, और SDG लक्ष्य 2 में शून्य भुखमरी है, तो शुरू के दोनों तो गलत हो गए। SDG लक्ष्य 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता है, 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, तो तीसरा और चौथा केवल बी है इसका आंसर। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी का अंत करने, पृथ्वी की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था कि वर्ष 2030 तक सभी लोग शांति एवं समृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकें। सभी 17 सतत विकास लक्ष्य एकीकृत हैं। इनके अनुसार एक क्षेत्र में कार्यवाही दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करेगी, अतः विकास को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति के संदर्भ में संतुलित करना आवश्यक है। तो लक्ष्य 1 में गरीबी का अंत है, लक्ष्य 2 में शून्य भुखमरी है, लक्ष्य 3 में उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता है, लक्ष्य 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता है, लक्ष्य 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, लक्ष्य 8 में गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक विकास है, लक्ष्य 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10 में असमानता में कमी, लक्ष्य 11 में संवहनीय नगर एवं समुदाय, लक्ष्य 12 में संवहनीय उपभोग और उत्पादन, लक्ष्य 13 में जलवायु कार्यवाही है, लक्ष्य 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा, लक्ष्य 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा, लक्ष्य 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य 17 में लक्ष्य प्राप्ति हेतु साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। लघु वित्त बैंक निम्नलिखित में से किस प्रावधान द्वारा शासित होते हैं? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। देखिए, लघु वित्त बैंक ये ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के
असेवित और बैंक रहित क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं। ये निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और क्या क्या, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005, जमा बीमा और ऋण गारंटी अधिनियम 1961। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक कानून एवं निर्देश, विवेकपूर्ण विनियमन तथा अन्य दिशा निर्देश या निर्देश। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पीली क्रांति खाद्य तेल, रजत फाइबर क्रांति कपास, गुलाबी क्रांति झींगा, भूरी क्रांति खाद्यान्न। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, बाकी गुलाबी क्रांति झींगा, रजत फाइबर क्रांति कपास, पीली क्रांति खाद्य तेल। पहला गलत है। देखिए भूरी क्रांति में जो है कोको, ठीक है, कॉफी और अन्य गैर पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़ी क्रांति है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति को ग्रे क्रांति भी कहा जाता है। भूरी क्रांति का मकसद पर्यावरण के अनुकूल कॉफी का उत्पादन करना है, बाकी हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका के। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे साप्ताहिक आधार पर मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक को यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में सी है इसका आंसर। थोक मूल्य सूचकांक यह व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची एवं व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे साप्ताहिक आधार पर मापा जाता है, तो पहला करेक्ट हो गया। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। थोक मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए वस्तुओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 3 श्रेणियाँ? प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है, 22.6%, ईंधन और बिजली 13.2% और निर्मित उत्पाद 64.2%। क्वेश्चन नंबर 19 पर आज ये 20 प्रश्न है, इसमें इंपॉर्टेंट। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे बीज जल उर्वरक कीटनाशक प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1965 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य गेहूं, चावल और दालों की खेती को बढ़ाना था। प्रमुख लाभार्थी राज्य पंजाब और हरियाणा थे। भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य गेहूं और चावल की खेती को बढ़ाना था। दाल नहीं है इसमें, गलत है यहाँ पर। प्राथमिक या प्रमुख लाभार्थी राज्य पंजाब और हरियाणा थे, ठीक है तीसरा। दूसरा भी सही है, 1965 प्रधानमंत्री का कार्यकाल इंदिरा गांधी का है, और पहला वाला भी सही है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। 1, 2, 4 डी है इसका आंसर। हरित क्रांति को बीज जल उर्वरक कीटनाशक प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1965 में भारत के तत्कालीन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। और इस क्रांति का ध्यान गेहूं और चावल की खेती को बढ़ाना और कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाना था। दाल नहीं है इसमें, तो तीसरा गलत है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना था और इसे वर्ष 1967 एवं 1978 के बीच चरणों में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में लागू किया गया था, तो चौथा वाला करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के साधन हैं? मॉनेटरी पॉलिसी किसका काम है? आरबीआई का। और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का, उसमें वित्त मंत्रालय।
तो मॉनेटरी पॉलिसी के साधन कौन कौन से हैं? रेपो रेट है, MSF है, सीमांत स्थायी सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा, LAF। सारे ही हैं, तीनों के तीनों हैं, 1 2 3 डी है इसका आंसर। ठीक है। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, यह केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक कौन सा है अपना? RBI, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। इसमें धन आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल है और यह किसी देश की सरकार द्वारा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, उपभोग, विकास एवं तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली मांग पक्ष आर्थिक नीति है। मौद्रिक नीति के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? रेपो रेट, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट, और है तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF शॉर्ट में, और है स्थाई सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF, और इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो 20 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक टेस्ट में आपको 100 प्रश्न या 140 प्रश्न मिलेंगे फुल टेस्ट में, ठीक है। यहाँ तो 20 मिलते हैं, 15 मिलते हैं, और हिंदी में 60 मिलेंगे। ये नंबर है, इस पर कॉल या WhatsApp करके आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।